नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि प्रयागराज से सामने आई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड का यह मामला, जिसमें तीनों शूटर्स की सीजेएम कोर्ट में आज पेशी हुई है। और इस पेशी के दौरान सीजेएम कोर्ट ने शूटर्स की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। बता दें आपको कि सीजेएम कोर्ट ने 4 दिन कस्टडी रिमांड में भेज दिया है। और अब पुलिस सीजेएम कोर्ट से कस्टडी की जो रिमांड की मांग कर रही थी, उसे मंजूर कर लिया गया है। 4 दिन की रिमांड पुलिस को दे दी गई है, जहां तीनों शूटर्स के साथ पूछताछ की जाएगी। सीजेएम कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था आज, और शूटर लवलेश, सनी और अरुण की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली गई है। रिमांड में तीनों ही शूटर से अब पुलिस पूछताछ करेगी। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर तीनों शूटर्स की पुलिस रिमांड कस्टडी जो मंजूर कर ली गई है। 4 दिन के लिए उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है, जहां पुलिस इन तीनों शूटर्स के साथ पूछताछ करेगी। और अयोध्या की रुख करेंगे, जहां शिव अनन्या स्कूटी शोरूम में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि बैटरी चार्ज कर रहे चार्जिंग से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लगी है। आग में जलकर कई बैटरी, स्कूटी और बाइकें जलकर राख हो गई हैं। फायर दस्ता और कोतवाली पुलिस मौके पर मौजूद है। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा चुका है। बता दें आपको कि आग लगने से शोरूम में लगभग 15 लाख का नुकसान हुआ है। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के अयोध्या प्रयागराज हाईवे के पास का ये मामला है, जहां शेरपुर पारा बाजार के पास ये शोरूम है जिसमें आग लगी है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें, आप देख सकते हैं कि स्कूटी जलकर राख हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हुई है। बताया जा रहा है कि बैटरी स्कूटी का ये शोरूम था, और यहां पर स्कूटी को चार्जिंग पे लगाया गया था, और इसी दौरान हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भीषण आग लग गई। और हमीरपुर में अवैध परिवहन को सीमा पार कराने को लेकर लोकेशन का खेल खेला जा रहा है। जांच में यह सामने आया कि हाईवे किनारे बने घरों को किराए पर लेकर ये कमरा लेकर रहते हैं और लोकेशन देने का काम करते हैं। ओवरलोड ट्रकों को पार कराया जाता है, और चौकी के सामने ही ये पूरा खेल चल रहा है। आपको बता दें कि लोकेशन के चक्कर में आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक और जिला अध्यक्ष ने लोकेशन पर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सत्यम सिंह हमारे संवाददाता फोन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। जी पल्लवी, बताना चाहूंगा कि मामला सदर मुख्यालय का है, जहां पर लक्ष्मीबाई चौराहे में जो लोकेशन का खेल है, कारोबार जो किस तरीके से फल फूल रहा है, दिन दहाड़े जो है जो ट्रक है उनसे वसूली की जा रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो जिले के संबंधित अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से ये लोकेशन के नाम पर लोकेशन देकर लोकेशन के इस तरीके से देते हैं कि जो अधिकारियों की लोकेशन होती है, ताकि उनकी जो गाड़ी है वो ना पकड़े। ओवरलोड जो शासन द्वारा जो है प्रतिबंधित है, वो भी जो है अधिकारियों की जो मंशा है और जो उच्च अधिकारियों की मंशा है, वो यहाँ के जो जिला के जो काले कारोबार जो फल फूल रहा है, और यहाँ के जो संबंधित लोग हैं वो किस तरीके से अधिकारियों की रेकी करके। पर सत्यम, जैसे कि बताया जा रहा है कि जो लोकेशन है यहाँ पर पुलिस थाना भी पास में, लेकिन बावजूद इसके या किसी की नजर नहीं पड़ रही है। इतने भारी भरकम ट्रक वहां से गुजर रहे हैं, और इतना बड़ा जो पूरा खेल है, पूरा अवैध उगाही का यहाँ पर चल रहा है। इस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों? कुछ तो होना चाहिए था। पुलिस का क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, मैं पल्लवी बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहां पर डीएम और एसपी यानी कि सदर मुख्यालय का वह इलाका जहां पर हमेशा ही भीड़ भाड़ रहती है, और वहां पर जो है प्रशासन की नकेल भी बराबर कसती रहती है। बावजूद यहाँ के जो लोकेशन माफिया है, वो किस तरीके से अधिकारियों की रेकी करके और अपने जो काम है वो उसको अंजाम दे रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो है जिम्मेदार अधिकारियों की भी भूमिका जो है वो संदिग्ध होती है। हालांकि फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि अब ये खबर चलने के बाद में हमीरपुर का जिला प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। पल्लवी।
पर सत्यम, जब आप वहां पहुंचे तो आपकी क्या किसी से बात हुई पुलिस अधिकारी से? क्या उसको अवगत कराने की कोशिश की गई कि इस तरीके से लोकेशन का ये पूरा खेल खेला जा रहा है और ट्रकों को सीमा पार कराया जा रहा है? बिल्कुल, अभी भी जो संबंधित अधिकारी हैं वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो ये पूरा काम देख रहे हैं, लोकेशन का काम देख रहे हैं, बराबर जो है दिन दहाड़े आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरीके से जो ट्रक निकल रहे हैं उनसे बराबर पेमेंट लिया जा रहा है, वसूली की जा रही है। वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हुक्मरानों पर सवालिया निशान खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है सत्यम, ये वसूली कौन कर रहे हैं इन ट्रकों से? जो लोकेशन देते हैं वो, या फिर निशान खड़ा करता है? हाँ सत्यम, लेकिन ये जो वसूली की आप बात कह रहे हैं, ये वसूली कौन कर रहा है? जो लोग लोकेशन आके दे रहे हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं बताना चाहूंगा, ये पर गाड़ी 200 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए पर गाड़ी के माध्यम से डेली ये जो खनन से संबंधित गाड़ियां होती हैं, जो 0 mm 20 mm से संबंधित जो गाड़ियां होती हैं, वो उनको निकालने का काम यहाँ के लोकेशन माफिया जो जिम्मेदार लोग हैं, आरटीओ हो गए, संबंधित जो विभाग है, उनकी सत्यम, टोल नाका जो होता है, टोल नाकों से कैसे बच जाते हैं ये ट्रक? सत्यम, टोल नाका होता है उससे कैसे बच जाते हैं ये ट्रक? क्या वहां पर भी कोई इस तरह की सेटिंग है? बिल्कुल, टोल नाका की बात करें तो टोल नाका में जो है वहां पे ओवरलोडिंग देखी जाती है। अगर ओवरलोडिंग होती है तो वहां पे जो है उनका पेमेंट काटा जाता है। बावजूद अगर कहीं से बाईपास होता है तो बाईपास होकर के जो है ये ट्रक निकल जाते हैं। बावजूद सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो रॉयल्टी होती है वो जिम्मेदार अधिकारी के अलावा कोई नहीं चेक कर सकता। एनआर के माध्यम से हमीरपुर जनपद में और संबंधित आसपास के जनपद में जो मोरम और गिट्टी से संबंध रखते हैं, खनन संपदा से संबंध रखते हैं, वो कहीं ना कहीं जो राजस्व है वो करोड़ों का कीमत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और उनकी सरकार को लगाया जा रहा है। सत्यम, ज्यादातर जो ट्रक हैं वो किसके बताए जाते हैं? बिल्कुल, हम ये कुछ नहीं बताया जा सकता कि आखिरकार किसकी ट्रक है। बावजूद ये कहीं ना कहीं सांठगांठ से ये पूरा जिम्मेदार हुक्मरानों के ही सांठगांठ से पूरा खेल, ये जो काला कारोबार लोकेशन माफियाओं से सांठगांठ करके खेला जा रहा है। पल्लवी, तो सत्यम, क्या ये जो लोकेशन माफिया हैं, क्या ये जिस तरीके से अवैध खनन जो लोग करवाते हैं, क्या उन्हीं के साथ इनकी सांठगांठ है इसीलिए लोकेशन देते हैं, या फिर ये अलग से कोई रैकेट चल रहा है? बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहूंगा, जो ट्रक यूनियन के लोग होते हैं वो कांटेक्ट रखते हैं लोकेशन वालों से, और लोकेशन वाले जो होते हैं वो जो संबंधित विभाग होता है उनसे ये जो है संबंध रखते हैं, जिसके बाद में ये पूरा काम का जो है बराबर अंजाम दिया जा रहा है। किस तरीके से आप विजुअल में भी देख सकती हैं कि साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो युवक है वो बराबर जो ट्रक निकल रहे हैं उनसे वसूली कर रहा है, पेमेंट ले रहा है। साफ तौर से ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमीरपुर जनपद के मुख्य मार्ग जो और मुख्य इलाका है उस जगह पे ये पूरी काम को जो है अंजाम दिया जा रहा है। जी सत्यम, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से ये विजुअल्स हम दिखा दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई ट्रक निकल रहे हैं, सड़क का ये विजुअल है, और साथ ही ये कुछ लोग हैं जो सड़क के बीचों बीच यहाँ पर खड़े हैं, जो लोकेशन की जानकारी देते हैं ताकि पुलिस से बचते हुए सीमा पार कराई जा सके इन ट्रकों को, और साथ ही इनसे वसूली भी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि काले रंग की जैकेट में ये शख्स जो ट्रक है उसके पास भागता हुआ जाता है और उससे ड्राइवर से पैसे वसूलता है, और इसी पैसे के बदले लोकेशन बताई जाती है। अब प्रतापगढ़ की ओर रुख करेंगे, जहां पर सिविल जज ने अधिवक्ताओं को सम्मानित किया है। लालगंज सिविल जज कुंवर दिव्यदर्शी ने नवनिर्वाचित अधिवक्ताओं को बुलाकर माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया, और साथ ही साथ उन्होंने न्यायपालिका की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिवक्ताओं से अपील की है। साथ ही ये भी कहा गया कि बार और बेंच का सामंजस्य ही हर पीड़ित को न्याय दिला सकता है। आज पूरी कैबिनेट को मिनिस्टर की ओर से यहाँ पे सम्मानित किया गया। बहुत अच्छी परंपरा है। बार और बेंच के बीच में जो सामंजस्य सौहार्द है उसकी कमी एक बहुत मजबूत कदम है। हम अपने सिविल जज को रिस्पेक्ट करते हुए उनका थैंक्स बोलते हैं। उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की, और जो नई कैबिनेट सम्मानित हुई है उसको बधाई देते हुए उम्मीद करते हैं कि अधिवक्ताओं के और जो हमें न्याय मांगने के अधिकारी आ रहे हैं सबको आज पूरी कैबिनेट को मिनिस्टर की ओर से।
और गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका राष्ट्रीय लोक दल पार्टी से प्रत्याशी रंजिता धामा ने पार्टी कार्यालय पर जाकर चुनाव चिन्ह लिया है। इस दौरान पार्टी नेतृत्व ने रंजिता धामा को चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और आपको ये बता दें कि रंजिता धामा पहले भारतीय जनता पार्टी में थी, लेकिन राजनीतिक मतभेद की वजह से उन्होंने बीजेपी से त्यागपत्र देकर आरएलडी ज्वाइन की। और सीजीएम कोर्ट ने बुधवार को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के तीनों हत्या आरोपियों की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। चलने वाली है। डाला कहाँ गया? तीसरा घायल है। तीसरे को नहीं लाए ना? नहीं, तीनों लाए। काल किया साहब। और ये गाड़ी चलने वाली है। डाला कहाँ गया? तीसरा घायल है। तीसरे को नहीं लाए ना? नहीं, तीनों लाए। काल किया साहब। काल किया साहब। और ये गाड़ी चलने वाली है। डाला कहाँ गया? तीसरा घायल है। तीसरे को नहीं लाए ना? नहीं, तीनों लाए। काल किया साहब। और ये गाड़ी चलने वाली है। डाला कहाँ गया? तीसरा घायल है। तीसरे को नहीं लाए ना? नहीं, तीनों लाए। मुताबिक हापुड़ के कोतवाली में बर्तन लेकर जा रही पिकअप में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। देखते ही देखते गाड़ी धुआंधार जलने लगी और स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और कांग्रेस लगातार अडानी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान अनोखे अंदाज में सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकारों को संबोधित किया। दरअसल सियासी गलियारों में आजकल कहानी की आड़ में विरोधियों पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही सुप्रिया ने भी किया, जहां उन्होंने ये कहा है कि आपको अडानी के समधी की कहानी बताते हैं। और उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रयागराज पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस आए दिन पुलिस की तरफ से जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज पुलिस ने अतीक गैंग के 50,000 के इनामी शूटर असद कालिया को गिरफ्तार किया। खबर लखनऊ से है, जहां एक बार फिर से सपा ने सुभाष रावत पर भरोसा दिखाया है।
अम्बेडकर नगर से पार्षद का टिकट दिया और पार्टी ने दोबारा भरोसा जताने पर सुभाष चंद्र रावत ने कहा है कि पहले भी अपने वार्ड में वो काम कर चुके हैं और जो भी सड़कें खराब थी सबको बनवाया गया। हम लोगों ने लग के जो हमारे कोटे से हो सका तो उससे हमने छोटी छोटी गलियों में समरसेबल लगवाने का काम किया, स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया। फिर लाइट नहीं थी क्योंकि झोपड़पट्टी में लाइट नहीं होती, फिर टेम्परेरी कनेक्शन नहीं मिल सकते थे, तो हमने प्रीपेड कनेक्शन की योजना आई, तो कम से कम 250 प्रीपेड कनेक्शन हमने करा के उनको लाइट की व्यवस्था कराई। अभी पिछले हमारे कार्यकाल में बहुत भीषण आगजनी हो गई थी जिसमें एक लोग की मौत हो गई थी, कम से कम 110 झोपड़ियाँ राख हो गई थी। तो माननीय अनीश राजा जी के सहयोग से, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के सहयोग से हमको राष्ट्राध्यक्ष जी ने, हमारी सरकार थी, 54 हजार रुपये पूरे लोगों की मदद हमने कराई। अब ये व्यवस्था कर दी क्योंकि जब आग लगी तो हमारा क्षेत्र चारों तरफ से लाइन नाला उसके बीच में है, तो उसके लिए कोई भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हमारी नहीं पहुंच पाई। लोगों ने जो हो सका अपने घर से पानी व्यवस्था करके उसको बुझाने का काम किया। फिर राष्ट्राध्यक्ष जी ने अनीश भाई से हमने मदद देके पूरा, तो ये मछली मंडी वाला तो रेल से ही बना था, बाकी ये हमने पुल का निर्माण करा दिया जिससे कोई भी। खबर उज्जैन से है जहां तेज रफ्तार कार देवास रोड पर डिवाइडर से टकरा गई है। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हुआ है। गंभीर हालत में इस घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और तीनों मृतक आदर्श नगर के रहने वाले बताए गए हैं। यह दर्दनाक हादसा कल रात 1:30 बजे का बताया गया है, जिस दौरान देवास रोड पर इस्कॉन मंदिर चौराहे के पास यह हादसा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक आदर्श नगर में रहने वाले अदनान, अफसान और कैफ अल्पेश की मौत हो गई है, जबकि रेहान कार में सवार होकर बड़े ही अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था जब यह हादसा हुआ। पिता एती सैमुद्दीन, अदनान पिता सनोवर और कैफ पिता रईस मंसूरी और एक अन्य साथी 4 कार में बैठ के नागझीरी से फ्रीगंज तरफ आ रहे थे, तो इनकी कार डिवाइडर से टकरा गई जिसमें अफसान, अदनान और कैफ इन तीनों की मृत्यु हो चुकी है। अभी इनका मर्ग कायम का जांच में लिया गया है और अभी पीएम करवाया जा रहा है। पिता एती सैमुद्दीन, अदनान पिता सनोवर और कैफ पिता रईस मंसूरी और एक अन्य साथी 4 कार में बैठ के नागझीरी से फ्रीगंज तरफ आ रहे थे, तो इनकी कार डिवाइड। खबर अब उमरिया से है जहां पर कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर सिंहपुर के पास 3 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। इस वजह से रेल मार्ग बंद हो गया, जिसकी वजह से उमरिया रेलवे स्टेशन में इंदौर बिलासपुर यात्री पैसेंजर को काफी देर तक ये जो पैसेंजर ट्रेन है उसे खड़ा करना पड़ा है। इसी की वजह से यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेल यात्रियों का आरोप है कि रेलवे की तरफ से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। क्या परेशानी जा रही है आप लोगों को? परेशानी यहाँ से हमको लंबे रूट पे जाना है और यहाँ से कोई साधन नहीं बन पा रहा है, ना कोई यहाँ से ट्रेन रवाना हो पा रही है। सुबह 7 बजे की घटना है, अभी तक रास्ता क्लियर नहीं हो पाया और आगे भी कोई सही जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आगे क्या कितने घंटे और लग जाएंगे। पूरे सब परेशान हो रहे हैं, पूरे यात्री यहाँ से वहाँ, खाने पीने की सब व्यवस्था परेशानी हो रही है, यहाँ तक कि पानी भी ठंडा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हम लोग को 2-2.5 घंटे हो गए। क्या परेशानी जा रही है आप लोगों को? परेशानी यहाँ से हमको लंबे रूट पे जाना है और यहाँ से कोई साधन नहीं बन पा रहा है, ना कोई यहाँ से ट्रेन रवाना हो पा रही है। और बिलासपुर जा रहे हैं, बिलासपुर तक, और पूरा यात्री यहाँ बहुत परेशान है। आरपीएफ के जवान द्वारा संतुष्टि से जवाब नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से आपका दिक्कत जानकारी नहीं है। उमरिया का स्टेशन प्रबंधक भी सही जानकारी नहीं दे पा रही है। सभी जनता अभी इस गर्मी परेशान है और अभी किसी प्रकार की उपलब्ध नहीं हुआ है अभी जनता को अपने मंजिल तक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रानी कमलापति पर दिए गए बयान को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम का ये कहना है कि यह अत्यंत शर्मनाक है कि रानी कमलापति के बारे में अपमानजनक बयान देने के बाद भी गोविंद सिंह माफी नहीं मांग रहे हैं और कमलनाथ जी भी गोविंद सिंह को समर्थन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी फर्जी नाम ढूंढ के ला रही है। कमलापति जी के बारे में अपमानजनक बयान देने के बाद श्री गोविंद सिंह जी माफी नहीं मांग रहे।
बल्कि फिर ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। अच्छा, कमलनाथ जी भी अजब गजब हैं। वो भी गोविंद सिंह जी का समर्थन कर रहे हैं कि भाजपा फर्जी नाम ढूंढ ढूंढ के ला रही है। रानी कमलापति जी लाखों लाख हमारे भाई बहनों की, केवल जनजातियों की नहीं, मध्य प्रदेश के नागरिकों की श्रद्धा की केंद्र है। कांग्रेस के मानसिकता देखिए कि पहले तो हमारे श्रद्धा केंद्रों का और विशेषकर जनजाति नायकों का, आदिवासी नायकों का अपमान करते हैं क्योंकि उनको केवल एक खानदान दिखती है, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। और बाद में बेशर्मी से माननीय कमलनाथ जी भी बचाव कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि अब मैं बड़ा नेता बन गया, टक्कर में आ गया। क्या बड़ा नेता बनने के लिए ऊटपटांग बयान दिए जाएंगे? क्या टक्कर में आने का यही तरीका है? अब कांग्रेस में बड़ा नेता बनने के लिए होड़ लगी हुई है, और बड़ा कैसे बने? कोई विधानसभा में झूठ बोलता है और निलंबित हो जाता है, कोई विधानसभा में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बैठक की गई है। इसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में त्योहार के मद्देनजर जेएमबी और पीएफआई जैसे संगठनों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। कहीं भी अवैध गतिविधि संचालित ना हो, इस पर भी ध्यान होगा। और साथ ही ये भी कहा गया कि माफिया या किसी भी संगठित अपराध को मध्य प्रदेश में नहीं पनपने दिया जाएगा। हमारी पुलिस को सफलता मिल रही है, उस पर और गहराई से ये कि पाइपलाइन वसूली की फड़फुंसी वगैरह से न हो। जेएमबी पीएफआई की तरह के संगठनों पर कड़ी नज़र रखने को, आने वाले दिनों में त्यौहार हैं, ईद है, परशुराम जयंती है और त्यौहार साथ में है। मिलावट पर, कसावट, चिटफंड पर कार्रवाई, इस तरह के सारे विषय आए हैं, विस्तार से आज वो बताएं। सर, खासतौर से अवैध मदरसों की बात की और कट्टर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।